नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर सेकंड भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद रहे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में यह भी बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न पहले से याद थे या आपने कितना सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो चैप्टर आपका वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो जनसांख्यिकी शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो जब मैंने इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन कराया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जनसांख्यिकी, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी जो आपका शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है। तो आपको अगर आंसर पहले से पता रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। ऑप्शंस आपके हैं जर्मन, फ्रेंच, यूनानी, पुर्तगाली। और ये भी बताइएगा लास्ट में कि आपने कितना सही किया, ताकि आपके जो भी मित्र इस वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन को चेक करें तो आपका कमेंट उनको मिले। तो जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानी। जो डेमोग्राफी आपका वर्ड है ये यूनानी भाषा के दो शब्द, आपका पहला जो शब्द आता है डेमोस, डेमोस जिसका अर्थ हो जाता है आपका कि जन। जन कहने का मतलब समझते हैं आप लोग। तो डेमोस का मतलब होता है लोग। और दूसरा जो आपका वर्ड है ग्राफीन, ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफीन कहने से आप समझते हैं कि इसका मतलब हो जाता है वर्णन, यानी कि अगर फुल आप कर लें कि क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकी का मतलब हो जाएगा कि लोगों का वर्णन। और इसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं के बारे में, अनेक प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपके जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, आपका जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गई, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिंगानुपात आदि के बारे में हम लोग जनसांख्यिकी में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है लोगों का वर्णन। याद रखिएगा, आपके सब्जेक्टिव में भी ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था। तो पहली बार जनगणना की बात की जा रही है। तो ये प्रश्न आपके जियोग्राफी में भी पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल में भी पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 12 वालों के लिए। अगर जिनका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, तो आपसे तो ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन भी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। 1872 में पहली बार सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। और ये जो कार्य हुआ था 1867 से लेकर 72 तक अंग्रेजों ने करवाया था। तो 72 में पहली बार जनगणना हुई और फिर 1800, आपको पता होगा कि 1881 से हमारे यहाँ हर एक 10 साल बाद 10 वर्षीय जनगणना शुरू हो गई थी। और 1951 से अभी तक कितनी जनगणना हो चुकी है, यानी कि जब से अपना देश आजाद हुआ तब से अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग नए होंगे वो लोग भी इस चैनल के बारे में जानें और वीडियो का फायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना किस देश ने कराई थी। एनसीईआरटी का सारा प्रश्न है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज को ही देखोगे तो जितने वहां से ऑब्जेक्टिव बन सके मैंने उन सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर उठा लिया है। तो प्रश्न कहता है कि सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना किस देश ने कराई थी। ऑप्शंस आपके हैं अमेरिका, भारत, चीन और अफ्रीका। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। याद रखिएगा, सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना किस देश ने कराई थी दोस्तों, अमेरिका ने। और कब कराई थी, तो 1790 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, सर्वप्रथम अमेरिका ने 1790 ईस्वी में आधुनिक किस्म की जनगणना कराई थी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिएगा। और आपको आंसर याद रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर डे 10:30 बजे आपकी क्लासेस चलती है रात में, तो आप जुड़ा कीजिए। पर डे आपकी क्लासेस सोशियोलॉजी की जैसे रूटीन बनाया गया, आपने अगर रूटीन को नहीं देखा है तो जाइए कम्युनिटी में, आपको रूटीन मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूटीन आप यहाँ पर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 4 नंबर प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चा पता है, बच्चे लोगों को भी पता है कि सबसे पहला नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से आपका चीन आता है पूरे विश्व में, और दूसरे नंबर पर आपका आता है भारत। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा। और याद रखिएगा, भारत में जो जनसंख्या का जो जनगणना किया जाता है वो चीन से ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च होता है। क्यों? क्योंकि चीन जो है वो समय अंतराल पर, जैसे हमारे यहाँ 10 वर्षीय चलता है, 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है,
लेकिन चीन ऐसा नहीं करता है। जब मन, उसका कोई फिक्स नहीं है, जब जनगणना कराने का मन होगा वो जनगणना कराएगा। अभी हमारे यहाँ तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 2011 से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली थी, बट कोविड ने आया तो कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, आप देखिएगा, आपको लगेगा कि मैंने केवल 20 प्रश्न या 25 क्वेश्चन किया, बट ऐसा नहीं है। आप अगर वीडियोस को अच्छे तरीके से समझ कर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे प्रश्न भी करा दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए, आपके लिए तो बहुत ज्यादा प्रश्न है। आपने माल्थस की थ्योरी को पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के बारे में, तो उसी से इस प्रश्न को मैंने उठाया है। प्रश्न आपका कहता है, हालांकि आपके प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल इन सभी प्रश्नों को पूछा भी गया, तो जितने प्रश्न आपके सेकंड चैप्टर से पूछेंगे उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, और जो प्रश्न आपकी संभावना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसे भी मैंने यहाँ पे पुट किया है। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसमें लिखा गया था? मतलब माल्थस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उसी में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। तो वो कौन सी पुस्तक थी? ऑप्शन ए है भारतीय सिविल सेवा जनसंख्या पर निबंध में, या कृषि में, या ज्यामिति रूप में। तो देखिए, ज्यामिति रूप में तो इन्होंने किया था, बट आपका सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या पर निबंध में। यानी कि इनकी एक पुस्तक एस्से ऑन पॉपुलेशन प्रकाशित की गई थी। और कब प्रकाशित की गई थी, इससे भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एस्से ऑन पॉपुलेशन 1788 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1788 ईस्वी में एस्से ऑन पॉपुलेशन आपकी प्रकाशित हुई। और इसी बुक में माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया। निबंध कहिए, जनसंख्या के ऊपर इन्होंने निबंध लिखा, उसमें माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया। और ये कहाँ के थे माल्थस? तो ये भी याद रखिएगा, माल्थस से भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के? अंग्रेजी थे, इंग्लैंड के थे, याद रखना है। जो एक तरह से, और इनका जो सिद्धांत था वो निराशावादी सिद्धांत था। कैसे निराशावादी सिद्धांत था ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को नहीं देखा तो देख लीजिएगा अगर आपका मन हो तो। 6 नंबर प्रश्न है आपका, माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या बढ़ती है। माल्थस के सिद्धांत में किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है? और दोस्तों इसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप देखिएगा, सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट आपको होगा, मिल जाएगा। वहां पे आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, जितने भी चैप्टर्स आपके कराए जाएंगे उन सभी चैप्टर्स की वीडियो आती रहेंगी। तो माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या बढ़ती है, तो कैसे, किस तरह से बढ़ती है? बिल्कुल ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ज्यामितिक विधि से। मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, एपी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जीपी। तो एपी और जीपी में अंतर होता है। जैसे जीपी कहने का मतलब हो गया आपका, जीपी में कैसे बढ़ेगा? 2, 4, 8, 8 के बाद आपका 10 नहीं होगा, आपके बाद 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, तो ये आपका हो गया ज्यामिति यानी कि जीपी। और एपी की बात कर ले हम लोग, 2, 4, 8 और आपका 10, इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। तो जो माल्थस थे, तो माल्थस के सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था, उनमें माल्थस ने बताया कि जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितिक विधि से बढ़ती है। मतलब कि पहले 2 था तो 2 से फिर 4 होगा, 4 से डायरेक्ट इसका डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। और जो यहाँ की उत्पादन होती है, जो खाने की खाद्य सामग्री की उत्पादन होती है, वो आपका किस तरह से होता है? अंकगणितीय विधि से। ये माल्थस की थ्योरी थी। तो उन्होंने बताया कि अंकगणितीय विधि, जैसे कि उत्पादन अगर होगा तो वो 2 के बाद 4, 4 के बाद उसमें 2 इंक्रीज करेगा, 8, 8 के बाद 10, तो उत्पादन तो भैया कम जाएगा। और आपके ज्यामितिक जो आपके यहाँ पर जो जनसंख्या है वो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जनसंख्या को एक बार बहुत कठिनाइयां फेस करनी पड़ेगी। ये इन्होंने बताया था। हालांकि इनकी माल्थस की थ्योरी को फिर गलत भी सिद्ध किया गया, इनके बहुत सारे लिमिटेशन भी हैं। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या कैसे बढ़ती है, तो ज्यामितीय विधि से बढ़ती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यह भी आपके माल्थस की थ्योरी से रिलेटेड है। प्रश्न कहता है कि माल्थस के अनुसार किसके द्वारा मनुष्यों में अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण कम करने की सीमित क्षमता होती है? मतलब प्रश्न को समझ लीजिए पहले कि माल्थस के अनुसार किसके द्वारा मनुष्यों में अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण यानी कि अपनी इच्छापूर्ण कम करने की सीमित क्षमता होती है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा तो होगा तो ये स्वेच्छापूर्ण हुआ नहीं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, कृत्रिम अवरोध, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो प्रिवेंटिव चेक्स। यानी कि कुछ प्रिवेंटिव चेक्स को अपना कर क्या कर सकता है, ये जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकता है, जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण कम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आदमी है वो बड़ी उम्र में विवाह करता है, तो उससे क्या होंगे, बड़ी उम्र में विवाह करने से
जनसंख्या में कमी आएगी, जनसंख्या कम होगा। अगर कोई आदमी मान लीजिए अगर 21 वर्ष की आयु में ही कोई लड़का शादी कर लेता है तो 22-23 जाते जाते उसके एक आध बच्चे जरूर से जरूर हो जाते हैं। और वही अगर आदमी अगर 28 साल 29 साल पे अपनी विवाह करता है तो उसके बच्चे तो होंगे भाई, तो इनकम होंगे ना। तो इससे क्या होगा, आपका बड़ी उम्र में विवाह करके भी आप इसे रोक सकते हो, या यौन संयम को कंट्रोल करके, जो आपका यौन संयम है उसे भी कंट्रोल करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके भी, या सीमित संख्या में जैसे हम दो हमारे दो होता है उस तरह से कुछ नीति को अपनाकर आप सीमित संख्या में बच्चे अगर पैदा किए जाएं तो उससे भी आप अपनी स्वेच्छापूर्ण क्या कर सकते हैं, तो जनसंख्या को रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही अगर कह देता कि प्राकृतिक, तो आपका प्राकृतिक अवरोध जैसे कि आपके महामारी वहामारी हो गए, तो याद रखना है। हाँ, जो कि 8 नंबर प्रश्न आपका में भी यही है कि माल्थस का विश्वास था अकाल और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के अनिवार्य होते हैं। देखिए अकाल और बीमारियां, तो अकाल आएगा तो इसमें तो प्रकृति की बात है भाई, तो सही आंसर आपका ऑप्शन है प्राकृतिक ने यहाँ पे अवरोध डाला है। तो माल्थस का विश्वास था कि अकाल और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने में प्राकृतिक अवरोध अनिवार्य होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक कहने का मतलब आपके वही यहाँ पर अकाल और बीमारियां की बात आ गई, जैसे अभी कोविड आया तो कोविड में बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है, माल्थस की थ्योरी से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर, देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कहता है कि जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको अभी मैंने बताया सबसे पहले प्रश्न में कि जो डेमोग्राफी है यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस यानी कि जन और ग्राफिन यानी कि वर्णन, यानी कि लोगों के वर्णन, यानी कि जनसंख्या जो है डेमोग्राफी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कि डेमोग्राफी के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रोसेस को स्टडी करते हैं, जैसे कि आपका जनसंख्या का जो आकार होता है, साइज होता है, उसके परिवर्तन चेंजेस के बारे में, जन्म दर के बारे में, मृत्यु दरों के बारे में, तो इन सभी टर्म्सों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिंगानुपात हो गया, तो डेमोग्राफी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है और फीस के तौर पे आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है। ऑप्शन है खाद्य समस्या, तो भैया जनसंख्या वृद्धि का परिणाम, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्य की तो समस्या आएगी ही आएगी। प्रश्न को समझ लीजिएगा, सोशियोलॉजी के आपके सारे प्रश्न आसानी से बनते चले जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है कि इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है, तो ऑप्शन है खाद्य समस्या, बी है आवास की समस्या, सी है रोजगार की समस्या और डी है ठंडे मौसम में सर्दी लगना। तो खाद्य की समस्या तो होती है, जनसंख्या में अगर वृद्धि हो जाएगी तो आपके यहाँ मान लीजिए अगर ज्यादा किसी दिन गेस्ट आ जाए, मतलब जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी तो खाद्य की समस्या तो होती है। सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं तो आवास की भी समस्या होती है, रहने की भी समस्या होती है, रोजगार की तो समस्या, अभी जैसे बेरोजगारी कितना ज्यादा बढ़ गया हमारे यहाँ, तो जनसंख्या वृद्धि का एक परिणाम है। तो ऑप्शन ए बी सी तो तीनों आपके सही हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि कह रहा है कि इनमें से कौन जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। तो ठंडे मौसम में सर्दी लगना, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी मैं इस वीडियो को रात के 1:49 पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात के 1:49, इस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो आपकी आएगी परसों, यानी कि परसों 10 में आपकी आएगी, क्योंकि 10:30 में शेड्यूल है, तो 10:30 में रूटीन के अनुसार आपकी वीडियोस आ जाती है। तो आप वीडियोस को फॉलो करते चलिएगा, वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा भी, मैंने आपको पढ़ाया भी, तो इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो कौन थे। ऑप्शन ए है मॉरिस सेवेंडर थॉमसन, तो बिल्कुल जी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, थॉमसन। यहीं पे नाम आ गया तो वहीं पे आप रुक जाइए। थॉमसन ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि के कितने चरण होते हैं, स्टेज कितने होते हैं जनसंख्या वृद्धि के। तो जनसंख्या वृद्धि के आपके कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में हम लोग इस टर्म्स को पढ़ते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है कि इसमें जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या कम हो, मतलब कि इसमें तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है, जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर इसमें दोनों बहुत ज्यादा ऊंची होती है। मृत्यु दर भी ज्यादा होता है, जन्म दर भी ज्यादा होता है।
किसमें, तो आपके याद रखना है पहला चरण में। सेकेंड स्टेज में होता क्या है कि इसमें जनसंख्या जो होती है वो तकनीकी दृष्टि से कुछ पिछड़ा होता है, ठीक है, समाज भी पिछड़ा होता है, तो इसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों की दरें बहुत ऊंची हो जाती है इसमें। और तीसरी चरण में समाज जो हो जाता है पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम हो जाती है। तो तीसरा स्टेज, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज आपको पढ़ना होगा, आप इसे याद कीजिएगा क्योंकि आपके सब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर प्रश्न है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमारे वेबसाइट www.softstudyakashkumar.com पे भी जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्यूज भी लगा सकते हैं, मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी क्यूज लगा दिया है, तो आप जाइए इस चैप्टर का क्यूज भी लगा दीजिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है? भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है शिक्षा का अभाव। तो शिक्षा के अभाव के कारण भी तो क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाते हैं, लोगों को ये पता नहीं रहता है, लोगों को ये ज्ञान नहीं रहता है कि अगर हमारे यहाँ 10 बच्चे हो जाएंगे तो 10 बच्चों का पालन पोषण, अच्छी शिक्षा के लिए हमें उतना खर्च नहीं जुटा पाऊंगा। तो शिक्षा के अभाव में, मतलब एजुकेशन के अभाव में लोग ज्यादा बच्चे भी पैदा कर देते हैं और उनको ये भी नहीं पता रहता है कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट हमारा है बाल विवाह। बिल्कुल जी, बाल विवाह से भी क्या होते हैं, तो जन्म दर उच्च ज्यादा होता है। हमारे यहाँ भारत में ऐसे तो कानून बना हुआ है कि 18 साल से ऊपर लड़की रहेगी उसी का विवाह करना है, 21 साल से ऊपर लड़के रहेंगे उसी का विवाह होना है। लेकिन क्या होता है, अभी भी आप गाँव में जाकर देखिए तो 18 साल से कम एज की लड़कियां, 21 साल से कम एज के लड़के की शादी आपको बहुत ज्यादा घरों में मिल जाएगी अगर गाँव में जाइएगा तो ऐसा होता है जिससे कि जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा बढ़ती है। अब ज्यादा पहले शादी हो जाएगा तो उससे तो बच्चे की संख्या होती ही है। नेक्स्ट आपका है गरीबी। तो गरीबी भी एक अपना एक फैक्टर इफेक्ट करता है। गरीबी के कारण भी क्या होते हैं, जन्म दर उच्च हो जाती है। गरीबी में भी लोगों को उतना समझदारी नहीं रहेगा। आप एक अपने गांव मोहल्ले के टोले में देखिएगा जहाँ पे नीच वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पे आप जाइएगा जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है उनके यहाँ बच्चों की संख्या भी ज्यादा होगी, और जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति सही है उनके यहाँ 1 या 2 ही बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपके ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे इनमें से सभी। वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत की वर्तमान आबादी कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके लिए है। इस वीडियो में आपको टोटल 25 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड सेकेंड चैप्टर से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो भारत की वर्तमान आबादी जो है, अभी की पॉपुलेशन कितनी है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। ऑप्शंस आपके बड़े मजेदार ऑप्शंस हैं, 1 अरब के ऊपर, 1 अरब से नीचे, 100 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप जवाब लगा दोगे कि 1 अरब के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है, लगा ही दीजिएगा। पापा भूख लगी है, बेटा जनसंख्या बढ़ गया, खाना कैसे मिलेगा? 15 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक एक क्या है? समाजशास्त्रीय संकल्पना है, गणितीय संकल्पना है, एक राजनैतिक संकल्पना है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना है? बिल्कुल राजनैतिक संकल्पना है, क्योंकि पता है आपको ना, अल्पसंख्यक है, ये है, वो है, फलाना है, ये किया जाता है, इसको इतनी आरक्षण मिलनी चाहिए, तो ये एक राजनैतिक संकल्पना है आपकी। तो ऑप्शन सी आपके इसके करेक्ट जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। और जनसंख्या वाला प्रश्न था, अभी मैं आपको बताता चलूं कि अभी भारत की वर्तमान आबादी 138 करोड़ के आसपास चली गई है। नरेंद्र मोदी ऐसे भी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? यानी कि 1000 अगर पुरुष है तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, जिसे आप कहते हैं लिंगानुपात। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी जाती हूँ, याद रखिएगा 943 कह रहा हूँ, 943 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सही जवाब। और आपको लग रहा होगा कि 2011 से क्यों पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आपको इसका रीजन भी बताया कि क्योंकि 2021 में अभी जनगणना हुई नहीं है, जिसके कारण 2011 वाले प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, 17 नंबर को देखिएगा और इसका आप नोट जरूर बनाइएगा। भारत में पहली राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो पहली राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति की घोषणा जो आपकी हुई थी 1952 ईस्वी में। ये तो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल फेवरेट है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है। तो इस वीडियो को ऐसे, हालांकि जितने भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे आपको सिलेक्ट लग ही रहे होंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है? परिवार नियोजन का उद्देश्य होता है कि जन्म दर पर नियंत्रण करना, जन्म दर पर नियंत्रण करना। शिविर लगा लगा कर क्या किया जाता है, नसबंदी कराई जाती थी। तो आपातकाल लगा था उसी टाइम, तो धक्का भी लगा नहीं हुआ था। देखिए प्रश्न आपसे पूछ दिया गया 18 नंबर पर, प्रश्न बड़े दिमाग से मैं सेट करता हूं। 18 नंबर है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल में किस कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा था? किसको लगा भाई? परिवार नियोजन को।
तो परिवार नियोजन को ना ऑप्शन सी इसका यही कंट्रोल था, जन्म दर को नियंत्रण करना, और जब आपातकाल लगा तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ठप पड़ गई थी, तो बहुत ज्यादा धक्का लगा इसको परिवार नियोजन को। अगला हमारा प्रश्न है 19 नंबर, आयु संरचना वितरण में कौन सा वर्ग आश्रित नहीं है। ज्योग्राफी में भी प्रश्न सेकंड चैप्टर आप जाइएगा, विश्व जनसंख्या पढ़िएगा तो उसमें भी आयु संरचना पढ़ने के लिए मिलेगा, जनसंख्या संगठन में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में भी, तो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड प्रश्न है। तो आयु संरचना वितरण में कौन सा वर्ग आश्रित नहीं है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा 14 से लेकर 59। ये क्या होते हैं, एक्टिव वर्ग होते हैं, यानी कि कार्यशील जनसंख्या इन्हें कहा जाता है। इन पे जो होते हैं 0 से 13 वाले आश्रित होते हैं, 60 प्लस वाले आश्रित होते हैं, किन पे 14 से 59 वाले पे, और इन्हें कहा जाता है कार्यशील। तो कौन आश्रित नहीं है, तो आपके ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन डी को मत लगाइएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको ध्यान देना है, जनगणना से पूछा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान को भी टिक कर रहे होंगे, बट राजस्थान आपका गलत है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखने की बात है, क्योंकि राजस्थान जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है दोस्तों, वो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन है, तो आपके यूपी सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 को देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उसका अपोजिट है, उसमें था अधिकतम, इसमें है न्यूनतम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन हो जाएगा, तो सिक्किम आपके सही जवाब हो जाएंगे। गोवा को मत लगाइएगा, गोवा को मत लगाइएगा, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर, मैंने उसको भी डाल दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बल्ले बल्ले बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका भारत का कौन हो जाएगा, ये भी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ दिए गए हैं, क्योंकि यही प्रश्न तो आपके लिए आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, और सोशियोलॉजी में तो यही सब प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं प्रीवियस ईयर। देखिए उठाकर, गोवा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य सबसे ज्यादा, तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा ऑप्शन सी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर रिकॉर्ड किया गया 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों आपको उम्मीद है प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर को देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो यही माल्थस ने, माल्थस की थ्योरी जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत आपने पढ़ा, तो माल्थस नहीं कहा था, ऑप्शन डी आपके करेक्ट जवाब हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बड़ी मेहनत से एक वीडियोस बनती है आपके लिए, तो बिल्कुल से बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, और पर डे आपको 10:30 बजे आपकी जो क्लासेस होती है ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी की, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। जिनका ज्योग्राफी है ज्योग्राफी के लिए ज्वाइन करोगे, जिनका सोशियोलॉजी है वो सोशियोलॉजी के लिए ज्वाइन करेंगे। अगर जिनको शेड्यूल चाहिए तो आप शेड्यूल के लिए जाइए हमारे कम्युनिटी टैब में या हमारे टेलीग्राम चैनल में, आपको शेड्यूल मिल जाएगा कब कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे वेबसाइट से www.softstudyakash kumar.com से, और एक बार इस वीडियो को दोबारा देखकर सारे प्रश्नों का रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।